गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग नरेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज नरेशन में हम लोग स्पेशल रूल को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैं बताया था कि स्पेशल रूल के पहले जितना भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट थे नरेशन के। आज जो हम पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हम बात करते हैं नरेशन का, स्पेशल रूल का। स्पेशल रूल जिसमें आपको पता है कि सबसे फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैं बताया था कि स्पेशल रूल के अंतर्गत 5 सेंटेंस आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज वन इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज वन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है असर्टिव सेंटेंस, उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उस पर पहले ध्यान देंगे कि एक एक करके वन बाय वन हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसमें क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि आपको पता हो कि द सेंटेंस which give the sense of yes or no. It means what? Yes मतलब पॉजिटिव सेंस दे या निगेटिव सेंस दे। तो हम असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव सेंस दे या निगेटिव सेंस दे, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बोले कि आई प्ले फुटबॉल, ये पॉजिटिव है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये निगेटिव है। तो केवल पॉजिटिव और निगेटिव का सेंस दे, केवल यस और नो का सेंस बताए, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। यू कैन डिफाइन इट, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। द सेंटेंस which give the sense of yes or no is known as assertive sentence. You can say also in other language, आप उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं declarative sentence। उसको क्या बोला जाता है? declarative sentence ही बोला जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट नरेशन में क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप जनरल रूल पढ़े थे, सेम उसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। जनरल रूल में हम लोग पढ़े क्या थे? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से होगा, से टू होगा, सेज टू होगा या सेल टू होगा, तो हम लोग देखे थे जनरल रूल में कि से टू को टेल में चेंज करते थे, सेज टू को टेल्स में चेंज करते थे, से टू को टोल्ड में चेंज करते थे। ऐसा हम जनरल रूल में पढ़े थे। इसका रूल 2 ये है कि एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, एट द प्लेस of inverted commas use that। मतलब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मुझे दैट का यूज करना है। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। और सेम एज इट इज हम यही कॉन्सेप्ट कहाँ इंप्लीमेंट करते थे? जनरल रूल में करते थे। तो हम इसमें देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसा जनरल रूल है वैसा ही असर्टिव सेंटेंस भी है, केवल थोड़ा सा इसमें ये है कि इसमें एक अलग से कंडीशन हमें पढ़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं मस्ट का कंडीशन। इसको हम बताएंगे। सबसे पहले इस बेसिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल सपोज हम लोग यहाँ पे ऐसे देखें, माय सिस्टर से टू मी, या इसको एक सिंपल ऐसे करते हैं। माय सिस्टर से टू मी, आई was
playing cards. सपोज एक सेंटेंस है कि माई सिस्टर सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स, मेरी बहन मुझसे कहती है कि मैं कार्ड खेल रहा था। अब इसे मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है रिगार्डिंग असर्टिव सेंटेंस। तो आपको पता है एक कॉन्सेप्ट में बताया हूं कि जो सब्जेक्ट होगा उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, माई सिस्टर सब्जेक्ट उसको सेम लिखेंगे। और रूल क्या कहता है कि सेड टू किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में, तो यहाँ टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज करना है, दैट को यूज करना है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैं चेंज ऑफ पर्सन में बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन है इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट माय सिस्टर है, इस वजह से यहाँ पे हम सी लेंगे, क्योंकि माय सिस्टर को दोबारा हम वहां पे नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से इसकी जगह पे प्रोनाउन लेंगे सी। और आपको चेंज ऑफ टेंस में बताया गया था कि वाज को हैड बीन में चेंज किया जाता है। प्लेइंग कार्ड्स, इसमें मैं देखा क्या, आपने देखा ये होगा कि पूरे असर्टिव सेंटेंस में और जनरल रूल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक अलग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है मस्ट का, जो आगे हम इसको डिटेल कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मस्ट, इसका सब इस दो कंडीशन यूज होता है, इसको दो केस में यूज करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये कहता है कि जब मस्ट का यूज किसी प्रिंसिपल को बताने के लिए यूज किया हो, किसी सिद्धांत को बताने के लिए प्रयोग हो, या किसी रूल एंड रेगुलेशन को बताने के लिए यूज हो, नियम और कानून, या मोरल ड्यूटी को बताने के लिए यूज किया हो, नैतिक कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए प्रयोग किया हो, तो इसमें मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे केस फर्स्ट को केवल समझते हैं, केस फर्स्ट के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, सपोज अगर ऐसे लिखे, माई प्रिंसिपल सेड टू मी we must follow the traffic rule। अब यहाँ देखें क्या, माई प्रिंसिपल सेड टू मी, मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक के नियमों को, यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। आप देखते क्या है यहाँ पे कि ये जो मस्ट का प्रयोग हुआ है, इस मस्ट का प्रयोग हमें रूल रेगुलेशन, नियम कानून को फॉलो करने के लिए, या उत्तरदायित्व को फॉलो करने के लिए, या नैतिक कर्तव्य को फॉलो करने के लिए यहाँ मस्ट का यूज हुआ है। मतलब ये है वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमारी ये कर्तव्य बनती है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। तो इस केस में मस्ट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इस तरह से हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। इसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को चेंज
नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। यहाँ मैं लिखता हूँ नो चेंज। तब ऐसा करना है जब ये फर्स्ट केस में हो। अब इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सेम एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट माय प्रिंसिपल है, तो माय प्रिंसिपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। पिछले थोड़े देर पहले मैं लिखा था कि से टू जहाँ पे मिले उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेम लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा है तो इसको दैट में चेंज करेंगे। अब हमें पता है कि जब केस फर्स्ट में मस्ट का यूज हुआ हो, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अगर मस्ट का यूज हुआ हो, तो हमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच जैसा रहेगा उसको हम सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखना होगा? वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। ये ऐसा तब करना है जहां मस्ट का यूज इनमें से किसी एक सेंस में प्रयोग हो। ये मस्ट का सबसे फर्स्ट केस था। अब हम दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड केस ये कहता है मस्ट का, अगर मस्ट का यूज किसी टेंस को शो कर रहा हो, तो वहां पे मस्ट को अगर प्रेजेंट टेंस में शो कर रहा हो तो वहां पे मस्ट को हम हैज टू में चेंज करते हैं या हैव टू में चेंज करते हैं। इफ मस्ट इज यूज्ड और रिप्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, देन यू हैव टू चेंज मस्ट इनटू हैज टू और हैव टू। अगर प्रेजेंट टेंस में हो, वर्तमान काल में हो, तो उसको मस्ट को हम हैज टू या हैव टू में चेंज करेंगे। और आपको पता है एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। अगर पास्ट टेंस में होगा तो हैड टू में चेंज करेंगे। अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो इसको वुड हैव टू या विल हैव टू में चेंज करेंगे। विल हैव टू में चेंज करेंगे। अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल ये है, अगर ऐसे लिखें, राम said to Radha, I must buy a car today। अब इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया है, राम से टू राधा, राम राधा से कहता है कि आई मस्ट बाई ए कार टुडे, मुझे आज किसी भी कीमत में मुझे गाड़ी खरीदनी है। क्या इसमें मस्ट का उत्तरदायित्व को फॉलो कर रहा है? क्या ये मस्ट इस केस को शो कर रहा है? तो इसमें हम देखते हैं क्या है, वो उसका निजी स्वार्थ है कि उसे गाड़ी खरीदनी है, उसे आज ही गाड़ी चाहिए। उसका ये धर्म नहीं कहता, उसके नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये उसका निजी स्वार्थ है, इसलिए ये अपना गाड़ी खरीद रहा है। यहाँ मस्ट का यूज किसी टेंस को शो कर रहा है, इसलिए कि टुडे आज खरीदनी है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे मस्ट का यूज सेकेंड केस के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है जो सब्जेक्ट होगा वो सेम लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, जो राधा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सेम लिखेंगे, दैट। आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि राम है ही। मस्ट है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, टुडे है, तो मस्ट को या तो हैज टू में या हैव टू में चेंज करेंगे। लेकिन ही है तो ही के साथ हैज लगता है, इसलिए यहाँ पे हैज टू बाय अ कार टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। मतलब हम यहाँ देखते ये हैं कि अगर केस फर्स्ट के अनुसार अगर मस्ट का यूज हुआ है तो केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। अगर केस सेकेंड के अनुसार अगर मस्ट का यूज हुआ है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करते हैं। तो ये था असर्टिव सेंटेंस।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको शुद्ध हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। कहने का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो देखा जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसका प्रयोग जनरली हम क्वेश्चन पूछने में प्रयोग करते हैं। द सेंटेंस which is used to ask a question is known as interrogative sentence। मतलब जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करेंगे उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन फर्स्ट को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि यस नो क्वेश्चन वैसे सेंटेंस को बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं जो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और आपको पता है कि पूरे ग्रामर में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। is, am, are, was, were, as, have, shall, should, may, might, do, did, does, इस सबको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और जिसका आंसर केवल यस और नो क्वेश्चन में दिया जाए, यस और नो में दिया जाए, तो वैसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं जो जनरली WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे what, when, where, who, whom, which, इन सबको बोलते हैं WH क्वेश्चन। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यस नो क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट हो उसको बोलते हैं हम WH क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे फर्स्ट इसमें जो एक्सप्लेन करेंगे यस नो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है यस नो क्वेश्चन का। यहां मैं लिख रहा हूं for yes no question। इसका रूल फर्स्ट ये कहता है कि जब भी से हो या से टू रिपोर्टिंग वर्ब हो या सेज हो या सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब हो, सेड हो या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप आस्क में चेंज कर सकते हैं या इंक्वायर में चेंज कर सकते हैं या वांट टू नो में चेंज कर सकते हैं। इससे आस्क में चेंज कर सकते हैं या इंक्वायर्स में चेंज कर सकते हैं या वांट्स टू नो में चेंज करेंगे। इसे आस्क में चेंज कर सकते हैं या इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं या वांटेड टू
नो में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों में से किसी में चेंज कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, केवल थोड़ा सा इस बात में ध्यान रखना होगा। रूल सेकंड कहता है at the place of inverted commas, at the place of inverted commas, use if or whether। मतलब क्या, जनरल से स्पेशल रूल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जनरल रूल में हम से टू को, सेज टू को, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते थे, लेकिन आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि से टू हो या से, पहले हम देखते जनरल रूल में क्या देखते थे कि से के बाद टू हो तभी हम दैट टेल में चेंज करते थे। मतलब इन तीनों के बाद टू होना अनिवार्य था, तभी इसको हम चेंज करते थे। अगर से के बाद टू नहीं होता था, सेज के बाद टू नहीं होता था, सेड के बाद टू नहीं होता था, उसको हम सेम लिखते थे। लेकिन स्पेशल रूल में टू हो या ना हो, जैसा भी उसको हमको चेंज करना है। किसमें? आस्क में चेंज कर सकते हैं, या इंक्वायर में चेंज कर सकते हैं, या वांट टू नो में चेंज कर सकते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम पिछले वाले असर्टिव सेंटेंस में या जनरल रूल में इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करना है। एक कॉन्सेप्ट आव है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, थर्ड नंबर रूल थर्ड ये है कि जब डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस दिया रहेगा तो सबसे फर्स्ट उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इससे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट को इधर लाना है, हेल्पिंग वर्ब को इधर लाना है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आपको सब्जेक्ट को जब इधर लेकर आएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मेन वर्ब हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। बस आपको ये तीन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो, यस नो क्वेश्चन बना रहे हो इन केस ऑफ नरेशन, तब आपको इन तीन चीज को ध्यान रखना है, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल ये है, he said to me tomorrow, या ऐसे लिखेंगे, there is lockdown in India nowadays। There is lockdown in India nowadays। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, या इसको सिंपल, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर में रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो इसका पहचानने का भी तरीका यही है, पहचानने का तरीका ये है कि आप देखना कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो हम समझ लेंगे क्या है यस नो क्वेश्चन। अब इसको बनाना है तो जो सब्जेक्ट है उसको सेम लिखेंगे। अब यहाँ सेट टू है तो सेट टू को हम यहाँ पे आस्क में चेंज कर दिए। किसमें? आस्क में। या अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे इंक्वायर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायर्ड लिखेंगे तो इसके साथ एक ऑफ प्रीपोजिशन लगाना होगा। या आप चाहें तो सेट टू की जगह पे वांटेड टू नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, वांटेड टू नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर, या तो आप इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें, इन दोनों में से कोई एक। जिस प्रकार से दैट का मतलब की होता है, ठीक उसी प्रकार से इफ और वेदर का मतलब भी की होता है। जैसे ही आस्क्ड में उसने मुझसे पूछा कि अब करना क्या है। यहाँ पे देखें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी है, तो आप क्या करेंगे सब्जेक्ट को इधर लाएंगे। क्लियर है? तो इधर लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे देयर। अब सब्जेक्ट इधर आ गया, हेल्पिंग वर्ब इधर, तो इज को किस में कन्वर्ट करते हैं? वाज में, चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। देयर वाज लॉकडाउन, लॉकडाउन इन इंडिया। नाउ को देन में चेंज करें, देन अ डेज। लेकिन वहां यहाँ पे आप कोशिश करें कि देन में चेंज ना करें, नाउ को नाउ ही रहने दें। वैसे जनरली वैसे एक रूल होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउ को देन में चेंज नहीं करना है क्योंकि एक फ्रेज टाइप का दिया हुआ है। नाउ अडेज एक फ्रेज होता है और फ्रेज में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, इस वजह से इसको हम सेम लिखेंगे नाउ अडेज। वैसे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है, जैसे जनरल में हम पढ़ाए होंगे कि नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक फ्रेज है और फ्रेज कभी कोई भी ग्रामर रूल को उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये आपका होगा। इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। जो सब्जेक्ट होगा सेम, सेट टू को आस्क में, या आप चाहें तो इसमें, या चाहें तो वांटेड टू नो में, तीनों में से किसी में आप चेंज कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड में इन्वर्टेड कॉमा इफ और वेदर, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। सब्जेक्ट इधर आ गया देयर, इज को वाज, देयर वाज लॉकडाउन इन इंडिया नाउअडेज। अब यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को इधर कर देना है, सब्जेक्ट को इधर कर देना है। तो सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट में लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब को सेकंड में लिख दिया, तो बस वही काम करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसको देखेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखेंगे, द पुलिसमैन said to me, have you ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये है दिया हुआ है, अब इसको मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप देखेंगे कि द पुलिसमैन, जो सब्जेक्ट होगा सेम लिखेंगे, द पुलिसमैन सेड टू, छूट गया था, टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा सेम लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में चेंज करना है, लेकिन कोशिश इस ये करना है कि जहां पे दो क्वेश्चन हो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को वेदर में चेंज करें, जहां पे एक क्वेश्चन हो वहां इन्वर्टेड कॉमा को इफ में चेंज करें। जैसे अगर यहाँ पे लिखेंगे हैव यू ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट,
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, दो क्वेश्चन, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, तो दो क्वेश्चन हो जाता है। और जब दो क्वेश्चन लिखेंगे तब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर का ही यूज करना पड़ेगा, इफ का यूज फिर वहां पे नहीं चलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हैव यू ड्राइविंग लाइसेंस, एक क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हैव यू ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, तो दो क्वेश्चन में हमेशा वेदर का यूज करेंगे। इफ अब करना क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इधर लाना है, हेल्पिंग वर्ब को इधर लेकर जाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू को हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ मुझे आई लिखना होगा। और हैव को हैड में चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको इसमें दो तीन चीज पे ध्यान रखना होगा। पहला कि मुझे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना है, थर्ड ये करना है कि यहाँ पे टेंस कौन सा होगा तो कैसे चेंज करेंगे, पर्सन क्या होगा तो क्या लिखेंगे। तो दो तीन चीज को ध्यान रखें, दो तीन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, टेंस कैसे चेंज हो रहा है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, यस नो क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। For WH questions, ये जो हम बात कर रहे हैं WH क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें रूल फर्स्ट जो हम यस नो क्वेश्चन में लिखे थे वही रूल फर्स्ट इसमें भी होगा, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं सेम। जैसा रूल फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन का है वही रूल फर्स्ट WH क्वेश्चन का भी है, इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। अब सेकंड रूल देखेंगे, एट द प्लेस ऑफ या इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, डोंट यूज एनी कंजक्शन एट द place of inverted commas such as that, if, whether, to, it is etc. हमने इसमें क्या लिखा, डोंट यूज एनी कंजक्शन, किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है इन्वर्टेड कोमा की जगह पे। जनरल रूल में दैट का यूज कर रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चन में इफ और वेदर का यूज कर रहे थे, लेकिन ये WH क्वेश्चन में कुछ भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है रूल थर्ड, अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें सबसे फर्स्ट में आपका WH वर्ड दिया रहेगा, WH वर्ड के जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट दिया होगा, देन आफ्टर मेन वर्ब दिया होगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट दिया होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो जो यहाँ पे सेम रहेगा WH वर्ड उसको हम सेम लिखेंगे,
फिर देन आफ्टर उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को फर्स्ट में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को इसके जस्ट बाद लिखेंगे, देन आफ्टर मेन वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपको ये 3 रूल को ध्यान इसमें रखना है और इस तीनों रूल से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सिंपल अगर ऐसे लिखेंगे, माय फ्रेंड सेड टू मी when will you return, when will you return। अब ये क्वेश्चन है क्या, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहता है, when will you return, तुम वापस कब आओगे। ये क्या है, WH क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग WH वर्ड से हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं WH क्वेश्चन है। अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आप इस चीज को देखेंगे। यहाँ माय फ्रेंड है तो जो सब्जेक्ट होगा वो सेम होगा, देन आफ्टर सेड टू को हम क्या किस में चेंज कर रहे थे, आस्क्ड में, फिर यहाँ मी है तो ऑब्जेक्ट सेम होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या कि हम यस नो क्वेश्चन में, जब यस नो क्वेश्चन था तो हम क्या देख रहे थे, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ और वेदर का प्रयोग करते थे, या जनरल रूल था तो जनरल रूल में हम इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन हम WH क्वेश्चन में क्या करना है कि WH क्वेश्चन के अंदर किसी भी कंजक्शन का प्रयोग आपको नहीं करना है, किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब थर्ड रूल पर डायरेक्ट आते हैं। थर्ड रूल कहता है कि जो WH वर्ड यहाँ होगा वही सेम यहाँ लिखना होगा, तो जो यहाँ है उसको मैं सेम लिख दिया। अब कहता है कि सब्जेक्ट को इधर लाना है और हेल्पिंग वर्ब को इधर लेकर जाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, आई लिखना है, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट के फॉर्म में है और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो हमें सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट ही चाहिए, इसलिए मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। विल को अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेंस विल को वुड में चेंज करते हैं, आई वुड रिटर्न, फुल स्टॉप, व्हेन आई वुड रिटर्न। दोबारा मैं इसको समझा रहा हूँ। माय फ्रेंड सब्जेक्ट सेम होगा, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी सेम होगा, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सेम होता है। इन्वर्टेड कोमा की जगह पे डोंट यूज एनी कंजक्शन का भी यूज नहीं करना है। व्हेन जो यहाँ पे WH वर्ड रहेगा वो सेम लिखना है। सब्जेक्ट को इधर ले आना है, सब्जेक्ट को इधर लेकर आ गए, हेल्पिंग वर्ब को इधर लेकर जाना है, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आए, देन आफ्टर जो इसके बाद रहेगा वो सेम एज इट इज वहां पे लिख देंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे वेन है तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, क्या यहाँ पे वेन रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका एक रूल होता है, ध्यान से देखेंगे, जब भी कोई WH वर्ड रहेगा, जब भी कोई WH वर्ड रहेगा और जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो हम आगे जाकर के क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन जब WH वर्ड रहेगा और WH वर्ड के जस्ट बाद यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो वहां पे लास्ट में जाकर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो आपको ये दो चीज का ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ भी आ जाए लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। ये आपका था WH क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि अभी तक सारी चीज समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल निसंदेह आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जरूर मैं कोशिश करूंगा उसको, उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन आपको दे सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जो थर्ड नंबर था जिसको हम बोलते थे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको शुद्ध हिंदी में इसे आज्ञा सूचक वाक्य भी कहा जाता है। आज्ञा सूचक वाक्य भी कहा जाता है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस हम वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें किसी को आदेश देना हो, ऑर्डर देना हो, जिसमें किसी को विनम्र निवेदन करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, जिसमें किसी से किसी को एडवाइस लेना हो या देना हो, सलाह लेना हो या देना हो, वैसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर आप इसको डिफिनेशन देना चाहते हैं तो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर देता हो, ऑर्डर या कमांड देता हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेश देना, या किसी को एडवाइस देना हो या सजेशन देना हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं सलाह देना, या किसी से रिक्वेस्ट करना हो, इसको बोलते हैं विनम्र निवेदन करना। वैसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से होगा या से टू होगा, या जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेज होगा या सेज टू होगा, या जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा या सेड टू होगा, तो इसको हम या ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में या एडवाइस में चेंज करते हैं। इसमें सेम हो जाएगा, केवल एस हम ऐड करेंगे। ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड, ये इसका रूल फर्स्ट है। एक रूल सेकेंड भी होता है, रूल सेकेंड कहता है एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास यूज टू। इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का प्रयोग करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका है, अगर ऐसे लिखे द पुअर लेडी said to me, या ऐसे लिखे, a poor lady said to me, please help me। एक गरीब महिला मुझसे कहती है कृपया मेरी मदद करें। अब इसको ये कैसे हम समझे, तो यहाँ पे प्लीज का यूज हुआ है, और प्लीज और काइंडली का प्रयोग जनरली हम देखते हैं क्या, प्लीज हो या काइंडली हो, इन दोनों का प्रयोग हम रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से विनम्र निवेदन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये निवेदन कर रहा है कि कृपया मेरी मदद करें, तो हम कह सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। अब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है
वो हम सेम लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे अब पुअर लेडी है, सेम लिख दिया। आपको पता है सेट टू को कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि सेट टू को अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सेंस है विनम्र निवेदन करने का, तो आप देखेंगे रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र निवेदन होता है, तो सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्टेड मी। अब पता है इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आपको दैट टू का यूज करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू। कभी भी डायरेक्ट में अगर प्लीज लिखा हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर प्लीज लिखा हो, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्लीज को दोबारा हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड डाल रखा है जिसको रिक्वेस्टेड, तो प्लीज के बदले ऑलरेडी यहाँ पे टर्म हमने यूज किया है रिक्वेस्टेड, इस वजह से प्लीज को दोबारा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब क्या हो गया, बच गया हेल्प। हमें पता है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है कि चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पुअर लेडी है, तो इसकी जगह एक प्रोनाउन लेंगे सी, तो इस सी वहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो सी यहाँ पे इसके जगह पे सब्जेक्ट लिए सी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो यहाँ पे मुझे हर यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट के बदले मुझे ऑब्जेक्ट ही वहां देना होगा। तो ये आपका रहा इंपरेटिव सेंटेंस पे रिक्वेस्ट के सेंस पे। अब हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं, उससे और क्लियरेंस होगा। एक एग्जांपल और है, अगर ऐसे लिखें, माय फादर said to me, focus